नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, अपने अपने दोस्तों को भी आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आज का जो टेस्ट होगा दोस्तों, ये होगा आपका टेस्ट नंबर आपका 17 और इसमें टोटल देखेंगे हम लोग 75 प्रश्न। 75 प्रश्न जो है ये आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये कंबाइंड टेस्ट है क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो 90% आपका बिल्कुल सेम है। कुछ कुछ प्रश्न जो है प्रधान शिक्षक के लिए नहीं है, लेकिन वो प्रधानाध्यापक के लिए है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। 2-4 प्रश्न आपको 10 प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि दो ही टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रधानाध्यापक में ज़्यादा है, यानी कि एक प्राचीन भारत और एक आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो आपको प्रधान शिक्षक में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड है, उनको भी आपको तैयारी करना है, इसीलिए दोनों को कंबाइंड लिया गया है। तो दोनों का सिलेबस जो है 90% आपका लगभग आपका बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों के लिए टेस्ट है और दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 75 प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आप वहां पर जुड़ जाइए। आपको 251 का सहयोग करना है। इस नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहां पर जो भी आपका क्लास हुआ है उसका PDF, उसका नोट्स, उसका आपको वीडियो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का क्लास। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। जी हाँ, देखिए जो सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र में था, है ना, जो यानी कि जो आपका अभी पंजाब का है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उस एरिया में था आपका, यानी कि उत्तर और पश्चिम कोना में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा एरिया कह रहा है कि वो अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा अभी कहाँ है, वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी तो इंडिया से निकलती है लेकिन चली जाती है पाकिस्तान में और फिर जाकर के सिंधु में मिल जाती है, फिर सिंधु नदी जाकर के गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, तो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की आपकी। ठीक है, चलिए, तो ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान के किस जिला में है ये भी पूछा जाता है, तो मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। देखिए जजिया कर जो था ये आपका एक कर था और इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन अकबर समाप्त करने के बाद इसको फिर से औरंगजेब के द्वारा शुरुआत कर दिया गया था और 1679 ईस्वी में इसको फिर से शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, और किसने समाप्त किया था इसको, तो अकबर समाप्त किया था। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, एक ब्राह्मण कर था आपका जजिया कर। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कह रहा है कि किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कुंडल वन में, है ना। कुंडल वन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और वहीं हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था ये 2 भाग में बट गया था। एक भाग हो गया था हीनयान, है ना, हीनयान, और एक हो गया था महायान। ठीक है, तो 2 भागों में ये बटने की वजह से जो आपको जो महायान शाखा थे, है ना, जो महायान शाखा के थे वो जो थे वो बुद्ध को जो थे वो देवता के रूप में पूजने लगे थे आपका। ठीक है, तो महायान शाखा वाले देवता के रूप में पूजते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। जी हाँ, तो मुगल को शिवाजी ने किस युद्ध में हराया था। ऑप्शन है पुरंदर, रायगढ़, सलहार की संधि या फिर शिवनेर की संधि। तो 4 का हो जाएगा आपका सलहार की संधि में हराया था। देखिए ये संधि हुआ था आपका 1659 ईस्वी में। ठीक है, और उसी समय मुगल को हराया गया था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। जी हाँ, तो दीन ए इलाही जो था इसको किस वर्ष प्रारंभ किया था, अकबर के द्वारा किया गया था।
तो ये हुआ था आपका 1582 ईस्वी में। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में, ठीक है। दीन ए इलाही, इसी को कहा जाता है तौहीद ए इलाही भी इसी को कहते हैं, तो कभी कभी तौहीद ए इलाही भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोनों चीज़ आपका एक ही है। इसको शुरुआत किया गया था 1582 में। अगला है आपका, ये देखिए प्राचीन भारत से संबंधित है, तो इसमें आपका प्रधानाध्यापक के लिए आपका है ना। आज देखिए प्रधान शिक्षक में भी आपको 2-4 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, तो वो प्रधान अध्यापक के लिए है, क्योंकि प्रधान शिक्षक में आपको प्राचीन भारत और इकोनॉमिक्स उसमें नहीं है आपका। छठा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में जो मौलिक अंतर है वो अंतर क्या है? तो 6 का हो जाएगा आपका देवी देवताओं की पूजा, है ना। देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कुंडल वन में, ठीक है, और कनिष्क के शासन काल में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी दोस्तों? तो अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम की वजह से, या फिर अब्दुल रहीम खान खाना की वजह से, या शहजादा मुराद, या फिर शहजादा दानियल? तो अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी शहजादा सलीम के वजह से, तो इसी के कारण आपका हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 8 है। और 8 नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महान जो स्नानागार था सैंधव सभ्यता का, वो जो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? तो लंबाई जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर था आपका, और चौड़ाई जो था पश्चिम से पूर्व की ओर वो था आपका 33 मीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई भी इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोथल क्या था? तो लोथल एक बंदरगाह था, है ना, जो गुजरात में पड़ता है अभी वर्तमान में। 9 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? जी हाँ, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था वो था ताराबाई के हाथों में। किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी दोस्तों? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था किसके काल में? तो 10 का क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है गैसुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो 10 का हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जी हाँ, तो अब आ गया आपका आधुनिक भारत। तो अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक पत्रिका प्रकाशित किए थे, और उसका नाम था, क्या नाम था? तो 11 का हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन का उन्होंने प्रकाशन किए थे, और ये जो इंडियन ओपिनियन था ये बहुत सारे भाषा में निकलता था, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, है ना। तो ये 4 भाषा में लगभग निकलता था इंडियन ओपिनियन। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया था? दांडी से किया था, सेवाग्राम से, साबरमती से, या वर्धा से? कहाँ से किया था ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दांडी से किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कितना अनुयायी थे? 78 अनुयायी कहिए या फिर सहयोगियों के साथ पैदल चल के 24 दिन इन्होंने पैदल चला था, और 24 दिनों के लगभग 390 किलोमीटर का ये यात्रा किए थे, ठीक है, पैदल। और यात्रा करके ये दांडी पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे, और फिर वहीं से 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी यात्रा में कितने सहयोगी थे? तो 78 सहयोगी थे। कितने दिन यात्रा किए थे? 24 दिन यात्रा किए थे। कितने किलोमीटर किए थे? 396 किलोमीटर किए थे, 390 किलोमीटर किए थे लगभग यात्रा इन्होंने, ठीक है। और दांडी यात्रा शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया आपका बी नंबर।
नेक्स्ट है 13 नंबर की आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। जी हाँ, तो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार सुझाया गया था वो मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? मोहन सिंह। सबसे पहले मोहन सिंह ने ये मतलब विचार दिया था। अगला है दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका केरल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, दोनों पूछा जाता है। और ये मोपला विद्रोह हुआ था, कह रहा है कि कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है तेलंगाना, विदर्भ, मालाबार या फिर मराठा। तो ये मालाबार हो जाएगा, क्योंकि जो केरल का जो क्षेत्र है ना, केरल का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट, है ना। केरल वाला जो क्षेत्र है इसको कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। तो इसी को आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये भी देखिए ज्योग्राफी का भी हो गया आपका, है ना। मालाबार तट कहाँ है? तो केरल वाले तट को। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर की मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव बलि की प्रथा की जाती थी, है ना। मानव का बलि दिया जाता था और उसी का मतलब कि अंग्रेज क्या कर दिया था? उसको बंद कर दिया था, है ना। उसको बंद करने की वजह से क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। तो जनजाति पूछ रहा है कि वो जनजाति कौन था, तो वो था आपका खोंद जनजाति। कौन जनजाति था? तो खोंद जनजाति था। ये जो घटना है 1837, है ना, 1837 से लेकर के 1856 की ये आपका घटना है। उसी समय ये आपका विद्रोह हुआ था। ठीक, चलिए, तो खोंद जनजाति के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। जी हाँ, तो किस कांग्रेस सत्र में ये दिया गया था कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार? तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 हुआ था आपका वर्ष 1929 में। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, रावी नदी के तट पर हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 1929 ईस्वी में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को ये आपका अधिवेशन होता है लाहौर में, रावी नदी के तट पर। अगला है आपका 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का पहला सभापति है। जी हाँ, तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वो होती है 1913 ईस्वी में। कब होती है? 1913 ईस्वी में। और इसके पहले जो सभापति थे वो कौन थे? तो वो थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी तो हिंदुस्तानी गदर नाम की एक पत्र भी निकलती थी उस समय, उर्दू और पंजाबी में। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। देखिए, कमीशन से संबंधित 3 ठो हमेशा पूछा जाता है। एक तो साइमन कमीशन, एक हो गया क्रिप्स मिशन और एक हो गया कैबिनेट मिशन। तो ये तीनों मिशन याद रखिएगा, है ना। साइमन कमीशन जो था ये भारत में आया था 1928 ईस्वी में। इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में इसका गठन होता है और भारत के बम्बई पहुंचता है आपका 1928 में। लेकिन इसका ज़बरदस्त विरोध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य कमेटी था ये, तो 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसके वजह से इसका ज़बरदस्त आपका विरोध होता है। और ये कब पहुंचता है? तो 1928 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928, है ना। 3 फरवरी 1928 को बम्बई ये पहुंचता है आपका। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। तीनों मिशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर नंबर बी। देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 2 आदमी मिल करके, चित्तरंजन दास और ये कौन थे आपको? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना किया था?
तो इन्होंने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कब किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना? तो 1923 ईस्वी में, यानी कि जब सविनय जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, चौरा चौरी कांड जो हो गया था, वो समाप्त हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी आपका 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ अगर चाहिए है ना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 7857824310 इस नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है और आपको 251 का आपको सहयोग करना है ना। उसके बाद आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ जो भी अभी तक क्लास हुआ उसका आपको मिल जाएगा और उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? जी हाँ, तो आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? और ये हुआ था आपका 1945 में। तो कौन नहीं किया था? तो इसमें देखिए जो शामिल था, भोला भाई देसाई इसमें शामिल थे और इसमें कैलाश नाथ काटजू भी इसमें शामिल थे, तो ये भी आपका नहीं होगा। और एक व्यक्ति और थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, है ना। इसमें भोला भाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू भी थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 20 का सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास आपका बिल्कुल फ्री है, डेली आपका चलता है रात में क्लास 9 बजे से लाइव। तो आप लोग 9 बजे लाइव जुड़ने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिए। 9 बजे इसलिए रखा गया है ताकि दिन में तो किन्हीं लोग को छुट्टी नहीं है, सभी लोग स्कूल में बिजी रहते हैं, तो रात में क्लास रखा गया है 9 बजे से डेली। और अभी तक एक भी दिन क्लास आपका नागा नहीं हुआ है। आज है 17वां क्लास और इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि रेगुलर चलते ही रहेगा, बस आप लोग का साथ चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, बस तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में जो लाल बटन है उसको दबाइएगा, वो सब्सक्राइब हो जाएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून, भारत में जो मानसून आता है इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये अरब सागर से आपको यहाँ से देखने को मिलता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। और सबसे पहले कहाँ आता है? तो ये आता है आपको केरल में, सबसे पहले आता है केरल में। और कब आता है? तो 1 जून को आता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये किधर की ओर बहता है? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन देखिए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 21 का डी नंबर। तो ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहता है, लेकिन जब यही मानसून लौटता है ना, बाद में जब ये मानसून लौटता है तो किधर से लौटता है? तो ये जो मानसून लौटता है ये आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लौटता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो वो होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु का जो तट है वो है आपका कोरोमंडल तट, और लौटते हुए मानसून से वहाँ पर वर्षा होती है ठंडे के दिनों में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को नाम से जाना जाता है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसकी लंबाई जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। और भारत में बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी इसको माना जाता है। बहाव की दृष्टि से याद रखिएगा, है ना, बड़ी नदी की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। एक तो इसको, जब ये तिब्बत में बहती है, इसको देखिए फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिएगा एक बार, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका भारत का मानचित्र। यहाँ है आपको मानसरोवर झील। ठीक है, यहाँ पर है मानसरोवर झील और यहीं से निकलती है ये तिब्बत नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर। ये है आपका मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है। यहाँ से 2-3 नदियाँ निकलती है। एक तो आपको सिंधु नदी इधर चल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पूरब की ओर चली जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर जाती है तो ये जो आपको मानसरोवर झील है ये तिब्बत वाला इलाका है। तो तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है आपको सांगपो।
तिब्बत में क्या कहते हैं, इसको सांगपो कहते हैं। और जैसे ही ये पूरब की ओर बहती है, अरुणाचल प्रदेश से ये यू टर्न लेती है और आपको असम में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहते हैं दिहांग नदी, ठीक है। इसी नदी को अरुणाचल में क्या कहते हैं, दिहांग नदी। और जैसे ही ये असम में जाती है तो इसको नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना नदी, ठीक है। बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना नदी। और जब इधर से आती है गंगा नदी और गंगा इसमें मिल जाती है और आगे की ओर बढ़ती है, तो इसमें एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है मेघना नदी, फिर इसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी, ठीक है। और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये पूरी कहानी है आपको ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। जी हाँ, देखिए पर्वतें बहुत प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की पर्वतें होती है। एक तो हो गया वलित पर्वत, एक हो गया भ्रंशोत पर्वत और एक होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो 3 प्रकार के पर्वतें होती है। तो सबसे प्राचीन पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है, तो अरावली जो है भारत में जो अरावली पर्वत है ना, अरावली कहाँ पर ही है, तो ये देखिए अरावली पर्वत है, ये सबसे पुरानी पर्वत है विश्व की, ठीक है। और देखिए इसमें अपलेशियन पर्वत, ये भी आपको पुरानी पर्वत है। यूराल पर्वत, ये भी आपको पुरानी और वलित पर्वत है। लेकिन जो आपको एंडीज पर्वत दिख रहा है, और एंडीज पर्वत कहाँ है, तो एंडीज पर्वत है आपको दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में है और ये आपको नवीन पर्वत है ना, नवीन वलित पर्वत है आपका, ये नया पर्वत है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर कौन सा नहीं है, तो एंडीज पर्वत है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। जी हाँ, स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है, स्थलरुद्ध का मतलब होता है मतलब कि वैसा स्थान जिसके चारों ओर क्या है, स्थलरुद्ध का मतलब होता है कि वैसा स्थान जिसके चारों ओर जल नहीं हो, है ना, मतलब कि वो स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र को कहते हैं। मतलब कि ये कोई ये स्थान है, इसके चारों ओर क्या है, तो स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसको कहते हैं स्थलरुद्ध देश। और चारों ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो देखिए उत्तरी अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थलरुद्ध देश है, मतलब कि जिसके चारों ओर देश हो। मतलब कि जैसे उत्तरी अमेरिका में तो बहुत कम ही देश है, जैसे कि कनाडा है आपका, उत्तरी यूएसए हो गया आपका, मैक्सिको हो गया, तो 2-3 देश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, बाकी सब कुछ कुछ और छोटे छोटे देश हैं। तो ये स्थलरुद्ध देश यहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा आपको। एशिया में भी बहुत सारे स्थलरुद्ध देश हैं, अफ्रीका में भी बहुत सारे हैं, यूरोप में भी आपको बहुत सारे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है। तो एसटी का जो प्रतिशत है वो कितना है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा आपका सी नंबर 8.6%। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एसटी की जो जनसंख्या है वो 8.6% है और एससी की जनसंख्या कितनी है, तो इसका आप दोगुना कर लीजिए, 16% आप कर लीजिए, उतना ही लगभग आपको एससी भी है और एसटी हो गया आपका 8.6%। अगला है आपका 26 नंबर कि भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले मॉनसून अभी आपको बताए थे कहाँ पर आया था, तो ये राज्य जो था आपका वो था आपका केरल। और केरल में कब आया था, तो 1 जून को आया था, ठीक है। और पूरे भारत में मॉनसून कब सक्रिय हो जाता है, तो 15 जुलाई तक, है ना, 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये मॉनसून क्या हो जाता है, पूरे सक्रिय हो जाता है ना। तो जुलाई अगस्त तक ये पूरा वर्षा करता है, लेकिन फिर सितंबर से क्या होता है, मॉनसून लौटने लगता है और लौटते वक्त ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है और यहाँ पर आकर के तमिलनाडु में आकर के ज़बरदस्त वर्षा करता है। ठंडा के दिन आ जाता है, नवंबर का समय आ जाता है लौटते समय, और आपको तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर आकर के ज़बरदस्त वर्षा करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है गोबी, यानी कि गोबी का जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। देखिए गोबी का जो मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है दोस्तों, ये शीत मरुस्थल है, मतलब कि ठंडे मरुस्थल है ना, क्योंकि गोबी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो गोबी का जो मरुस्थल पड़ता है वो मंगोलिया में है। कहाँ है, 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि उत्तरी चीन में, ये चाइना के उत्तर वाला भाग और मंगोलिया के दक्षिण वाला भाग है ना, यहाँ पर ये है आपको, ठीक है। ये गोबी मंगोलिया में पड़ता है, उत्तर वाला चाइना और दक्षिण वाला मंगोलिया, ठीक है, क्योंकि मंगोलिया चाइना के उत्तर में है आपका, ठीक है। चलिए आंसर हो गया सी नंबर।
अगला है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है। देखिए तिब्बत में अभी आपको बताए थे कि मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती है। एक तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी निकल गई, एक आपको सिंधु नदी निकल गई, सतलज नदी भी वहीं से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल, ठीक है, राकस ताल झील से निकलती है। और राकस ताल जो झील है वो भी आपको मानसरोवर झील के बगल में ही है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है कि मैकमोहन लाइन क्या है। जी हाँ, देखिए मैकमोहन जो लाइन है ये आपको भारत और चाइना के बीच दोनों को बांटता है आपका मैकमोहन लाइन। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, है ना। भारत पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, इसको भी रेड क्लिफ ही कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत चीन के बीच को क्या कहा जाता है, तो भारत चीन को हो गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, जी हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था आपको 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914 ईस्वी में आपको शिमला समझौता होता है और उसी के तहत ये मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये जो मैकमोहन लाइन है ये कहाँ पड़ी है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये, तो अरुणाचल प्रदेश में है आपको मैकमोहन लाइन। जितना चीज़ बता रहे हैं ना सारा चीज़ आपको पूछा गया ही है और आगे पूछा भी जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार 2 बार जरूर देखिए। पीडीएफ तो आप पढ़िएगा ही, लेकिन वीडियो देखने से ना आपको एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा, लेकिन वीडियो में आपको एक्स्ट्रा आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगा। प्रश्न है कि भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया। जी हाँ, तो 2011, अच्छा ये जनगणना की बात कर रहा है ना। जनगणना जो है कोई किस जनगणना में कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत में बदलाव हुआ था, तो वो जो जनगणना था आपका 1971 का जनगणना था। ठीक है, 1971 के जनगणना में सबसे अधिक बदलाव देखने को मिला था आपका जनसंख्या में। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1971 की जो जनगणना हुई थी ना इसमें दशकीय वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा था। कितना था दशकीय वृद्धि दर, तो याद रखिएगा 24.80% दशकीय वृद्धि दर हुआ था आपको 1971 के जनगणना में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है कि जो 2001 में जनगणना हुआ था, ये 10 साल पर होता है ना जनगणना, तो 2001 में जो जनगणना हुआ था और फिर 2011 में जनगणना हुआ, तो 10 साल में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई। तो 2011 में जनसंख्या प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ था, तो 17.7%। याद रखिएगा 17.7% 2011 में दशकीय वृद्धि दर था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका ये जनगणना हुआ था 1872 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुआ था, तो 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुआ था आपका। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना। नियमित कहने का मतलब ये हुआ कि 10 साल के अंतराल पर जनगणना शुरुआत हुआ 1881 से, फिर 1881 से होना शुरू हुआ, 1881, 91, 1, है ना, निरंतर चलते आ रहा है 10 साल पर जनगणना। अगला है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। देखिए वर्गीज कुरियन जो है ना इससे संबंधित मैं डेली आपको बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्गीज कुरियन जो थे ये श्वेत क्रांति से आपको संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपका जो हुआ था वो 1970 के आसपास हुआ था और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए। ठीक है, भारत हो गया प्रथम नंबर पर, दूसरा नंबर पर आपका यूएसए है दूध के उत्पादन में। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी योजना अवधि लंबी है। देखिए पहले जो आपका योजना जो चलता था पंचवर्षीय योजना, उसमें कह रहा है कि कौन सी योजना जो है अवधि लंबी है। अब तो ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, तो इसे लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछता है आपका, है ना। ये जो योजना था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर लाया गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से।
तो देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना था ना, ये योजना थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 1974 में शुरुआत हुआ और 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जबकि इसका जो काल था 1974 से लेकर के 79 तक जाना था, लेकिन 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर 2 साल का गैप किया गया, यानी कि 78-80 से 2 साल गैप हुआ। लेकिन उस 78 में ही छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, लेकिन 2 साल बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, फिर आपको जाकर के 80 में फिर से इसको शुरुआत किया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना था वो उसका जो काल था, उसका जो अवधि था वो लंबा था और उसको 78 से ही कभी कभी मान लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना का काल जो था वो लंबा था आपका। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर कि क्लोज्ड इकोनॉमी, नाम ही है क्लोज, क्लोज मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब कि क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य किससे, कैसी अर्थव्यवस्था से होगा, तो मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था, न ही उसका आयात होगा और न ही उसका निर्यात होगा, है ना। तो उसको कहेंगे हम क्लोज इकोनॉमी, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था। आंसर नंबर डी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। देखिए जितने लोग देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने जो भी मित्र हैं ना आपके उसके थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा सा फायदा हो। क्लास तो बिल्कुल फ्री ही है आपका, ठीक है। चलिए 34 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये जो योजना लागू हुआ था आपका 1999-2000 में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला, और ये जो था रबी फसल के लिए था आपका, है ना, रबी फसल के लिए। रबी का फसल कब बोया जाता है, तो ठंडे के दिनों में। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। 35 नंबर है कि कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। जी हाँ, वो कौन सा बैंक है जो किसान को कैसा ऋण देगा, तो दीर्घ अवधि का ऋण देगा। दीर्घ अवधि कहने का मतलब क्या हुआ, दीर्घ अवधि मतलब हुआ कि ज़्यादा वर्ष के लिए ऋण देगा। दीर्घ अवधि का मतलब होता है 9 से लेकर के 15 वर्ष तक ये ऋण दे सकता है आपको। तो वो कौन सा बैंक है, तो वो बैंक है आपका भूमि विकास बैंक, है ना, भूमि विकास बैंक। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। नाबार्ड जो है ये कृषि कार्य करने के लिए आपको लोन देता है ना, लेकिन ये आपको दीर्घकालीन नहीं देता है, ये अल्पकालीन देता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 कह रहा है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो कौन था। देखिए तो भारत में जो सबसे पहले उद्योग का विकास हुआ था वो कुटीर उद्योग ही हुआ था, क्योंकि गांधी जी का मतलब था ही यही कि कुटीर उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास किया जाए भारत में, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग पर गांधी जी काफ़ी जोर दिए थे आपको, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। देखिए थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है विकासशील देश। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, विकासशील देश। और विकासशील देश के अंतर्गत कौन सा देश आ जाएगा, तो अपना देश भारत, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड के अंतर्गत विकासशील देश आता है। विकसित देश जैसे कि जितना भी यूरोपीय कंट्री है ना, जो भी यूरोपीय कंट्री है वो क्या है, काफ़ी विकसित है, ठीक है। लगभग सभी यूरोपीय देश आपका विकसित है आपका, ठीक है। लेकिन जितने भी अफ्रीकन कंट्री है वो लगभग सभी गरीब देश है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। कह रहा है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान, अभी आपको बता दिए कि दूध उत्पादन में हम टॉप पे हैं, है ना, हम क्या हैं, टॉप पे हैं। और दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है, तो दूसरे नंबर पर हो गया USA नंबर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। जी हाँ, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो योजना दिया गया है और योजना को बताना है कि कौन सा योजना सही नहीं है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 61 से 66, यही तो गलती निकल गई आपका, पहले ही नंबर गलत हो गया आपका। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 सही है, 11वीं हो गया था 7 से 12 हुआ था, और पहली हुआ था 51 से 56 हुआ था। तो पहली जो 5वीं था वो आपको 74 से लेकर के 78 तक चला था आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए गलत है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि GST, जी हाँ, तो GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है किस पर, 40 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पर, निर्माता पर भी लगता है, खुदरा विक्रेता पर भी और उपभोक्ताओं पर भी,
ठीक है। जीएसटी जो है ना ये एक अप्रत्यक्ष कर है और ये इन सभी पर आपको जीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शून्यकाल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है शून्यकाल, और यहीं से एक प्रश्न उठेगा आपका प्रश्नकाल, है ना। तो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। तो प्रश्नकाल का समय क्या होता है, तो दिन में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो आपको लोकसभा में जो बहस होता है उसी को कहते हैं प्रश्नकाल, और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है तो उसे कहते हैं शून्यकाल, और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है, और प्रश्नकाल का होता है आपको 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ये टाइम आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। जी हाँ, तो संसदीय प्रणाली भारत में कैसी प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है, संघीय प्रणाली कनाडा से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। तो इसमें कह रहा है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक प्रधान तब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर क्वेश्चन में रहता कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, नाम मात्र का, तो नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 43 नंबर। कह रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। जी हाँ, तो एक नया राज्य जो बनाने का अधिकार है वो अनुच्छेद कितने के तहत किया गया है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत, है ना। एक नया राज्य अगर बनाना है तो अनुच्छेद कितने के तहत, 3 के तहत, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। उनके क्षेत्र और सीमाओं तथा नाम में भी आप परिवर्तन करने का अधिकार रखते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत, 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, ये बातें कही गई है अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये महान्यायवादी। ठीक है, आपको एक अनुच्छेद वाला अलग हम सोच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना, तो कुछ दिन रुक जाइए, 10 दिन, है ना, 10 दिन के बाद हम मतलब कि सारा जो आपका अलग अलग प्रकार का आपको वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, है ना। अनुच्छेद का अलग वीडियो हम बनाएंगे, नदी से संबंधित सोचे हैं कि अलग वीडियो एक बना दिया जाए, है ना, बिहार का एक अलग वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगा। तो आप बस हमसे जुड़े रहिए, अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है, बहुत कुछ होगा अभी, है ना। बस आप एक बार जुड़े रहिए, बस अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर किया कीजिए। तो महान्यायवादी की नियुक्ति होगी आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 45 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 4, जी हाँ, भाग 4 के बारे में बताता है। भाग 4 क्या बताता है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। किसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद कितने में है, तो 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व है ना, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मतलब कि ये वाद योग्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम पहले बता दिए थे। मूलभूत जो अधिकार है यानी कि जो मौलिक अधिकार है आपका, ये अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और ये भाग कितने में है, तो ये भाग आपका 3 में है। ठीक है, नागरिकता जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 5 से लेकर के 11 तक है। नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक है, और ये कितने भाग में है, तो ये भाग आपका 2 में है। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। और मूलभूत कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये 51 के क में है, और आपका ये भाग कितने में है, तो ये भाग 4 के क में है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम देख लेते हैं 46 नंबर।
कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो अभी आपको बता दिए कि संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है आपका, है ना। तो याद रखिएगा ब्रिटेन। और संघीय प्रणाली अगर पूछ लिया जाए, देखिए संघीय और संसदीय दोनों अलग अलग चीज़ है ना, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो संघीय अगर पूछा जाए तो ये लिया गया है आपको कनाडा से, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया था, तो रूस से लिया गया था मूल कर्तव्य लिया गया है आपको। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य आपका, है ना। और रूस से है आपको अमेरिका से मौलिक अधिकार, है ना, कर्तव्य नहीं, है ना, मौलिक अधिकार लिया गया है आपको अमेरिका से, और मूल कर्तव्य लिया गया है आपको रूस से, ठीक है। चलिए, कभी कभी फ्लो में कुछ निकल जाता है तो थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा, है ना। गलत मैं नहीं बताऊंगा कभी, है ना, गलत नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, है ना, बाद में मैं देख करके बताऊंगा, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा, इतना आप याद रखिए। चलिए, 47 नंबर प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। जी हाँ, तो अभी आपको बताए थे कि पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का समूह है। इतनी बातें लिखी गई, भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है ना, भारत राज्यों का समूह है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए, कहीं कहीं आपको डी भी आंसर दे सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसमें आपको ए भी हो सकता है और डी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें जाएंगे ए के साथ, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है। आंसर नंबर 47 का एक यहाँ पर होगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। जी हाँ, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है ना, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के लिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो राज्य सरकार हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा 48 का, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पर मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यानी कि मूलभूत अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार, है ना। तो समानता का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, जी हाँ, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 ईस्वी में, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में जा करके रख दिया गया इसको, ठीक है। ये अनुच्छेद कितने में है संपत्ति के अधिकार, वर्तमान में तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है और विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। जी हाँ, तो स्थानीय शासन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। केंद्रीय नियंत्रण नाम ही आपको दिख रहा है केंद्रीय नियंत्रण, तो स्थानीय शासन कैसे होगा, है ना। वैधानिक स्थिति हो जाएगा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो जाएगा, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये भी आपका स्थानीय है, लेकिन जो केंद्रीय नियंत्रण है ये आपको स्थानीय शासन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर। 51 कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। जी हाँ, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान होती है या कण के समान होती है, या तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है। 51 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि तरंग एवं कण के समान, दोनों के समान ये होती है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। जी हाँ, जब साबुन लगाते हैं तो क्या बहुत सारा बुलबुला निकलता है, तो इसके बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के कम होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। क्या होगा, 52 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, 53 का क्या होगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। अगला सवाल है 54 नंबर कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो वो उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों लैमार्क, यानी कि जीन बैप्टिस्टले डी लैमार्क, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, याद रखना है। और ये कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आपका।
नेक्स्ट है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। जी हाँ, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से या लिपिड से या कार्बोहाइड्रेट से या फिर दोनों से। 55 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि प्लाज्मा जो झिल्ली है या कोशिका एक अर्ध पारगम्य ये सजीव झिल्ली होता है, ठीक है, और ये दोनों से आपको मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि इसमें बाहरी भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली जो परत होता है वो लिपिड द्वारा बना हुआ रहता है, यानी कि प्रोटीन से भी और लिपिड से भी ये बना रहता है, दोनों से, है ना। आंसर हो जाएगा ए और बी आपका दोनों। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर। कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? जी हाँ, जो हमारा बादल होता है ये वायुमंडल में क्या करते रहता है? तैरते रहता है। और इसका कारण क्या है? कह रहा है कि तापमान इसका कारण है, या वेग है, या दाब है, या फिर घनत्व है। तो इसका जो कारण है वो है आपका घनत्व, है ना। घनत्व की वजह से ये तैरते रहता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि बल गुणनफल होता है, यानी कि बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर नंबर बी हो गया आपका 57 का। 58 प्रश्न क्या कह रहा है कि संक्षारण के उदाहरण कौन से हैं? जी हाँ, संक्षारण के मतलब क्या होता है बताइए तो। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है ना कि जैसे कि वायु या फिर रासायनिक पदार्थों के द्वारा धातुओं पर क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है, तो उसी को कहते हैं संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लग जाना, या फिर लोहे पर भूरे रंग की परत बन जाना, है ना, या फिर तांबे पर हरे रंग का परत बन जाना, या फिर सिल्वर पर काले रंग का परत बन जाना, ये सभी चीज़ें क्या है? तो ये सब चीज़ संक्षारण का उदाहरण है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि सिल्वर पर काले रंग का परत बन जाना, तांबे पर हरे रंग का परत बन जाना, लोहे पर भूरे रंग का परत बन जाना, यही संक्षारण का उदाहरण है आपका। नेक्स्ट है आपका तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, और अगर जो भी क्लास हो रही है इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो उसके लिए प्लीज़ आपको सहयोग करना है, थोड़ा सा सहयोग करना है। क्लास आपकी बिल्कुल फ्री है, आपको 251 रुपये का सहयोग करना है फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर पर। फिर आपको ये जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये जो नंबर दिख रहा है ये आपको व्हाट्सएप भी है और ये आपको फ़ोन पे गूगल पे भी का भी है, आप इसको कॉन्टैक्ट भी आप इस नंबर पे करके, और पीडीएफ वीडियो और नोट्स आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, आप लोग को चाहिए तो आप लोग सहयोग करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 59 प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो 59 का क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला है आपका 60 नंबर कि जीवों में अनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जी हाँ, तो अनुवंशिक लक्षण जो ले जाया जाता है ना, ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? राइबोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, या फिर लाइसोसोम के द्वारा। 60 का क्या होगा आपका? क्रोमोसोम के द्वारा ये अनुवंशिकता लक्षण ले जाया जाता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के, अच्छा ये देखिए मैथ का प्रश्न है तो इसको हम यहाँ पर स्किप करते हैं और हम चलते हैं जनरल नॉलेज पर। मैथ का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी वीडियो नहीं बनाया गया है लेकिन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा आप अस्थिर रहें, है ना, कुछ दिन, आप 2-4 दिन और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 61 नंबर के डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, तो डेनमार्क की जो राजधानी है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की जो मुद्रा है उसका नाम है क्रोन। क्या नाम है? क्रोन नाम है डेनमार्क की मुद्रा का आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? जी हाँ, यानी कि म्यांमार से नहीं सीमा बनाती है। देखिए, तो ये जो प्रश्न है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा और फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इधर है आपको म्यांमार, है ना, ये साइड आपको म्यांमार,
तो म्यांमार से कौन सा राज्य इसमें सीमा नहीं बनाता है वो आपको पूछा गया। नागालैंड, देखिए सबसे ऊपर जो मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे है आपको मिजोरम। तो नागालैंड ये आंसर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, मिजोरम भी नहीं होगा, असम यहाँ पर आंसर होगा। जो असम है ना, जो आपका असम है वो कहाँ पड़ी है, तो ये बीच में है असम, ठीक है। और असम जो है वो म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है, ठीक है। तो म्यांमार से सीमा कौन कौन बनाती है, तो सबसे ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे हो गया नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। तो ये 4 राज्य सीमा बनाती है आपको म्यांमार से आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। जी हाँ, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं ऑप्शन के अनुसार 550 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 552 भी आपको दे सकता था ना, 552 ऐसे अधिकतम है। 2 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य को, लेकिन जो 550 होंगे ये आपको चुनाव लड़ करके आएंगे आपको प्रत्यक्ष रूप से, तो आंसर हो जाएगा आपका 550 अधिकतम। लेकिन आपको कहा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हो जाएगा 545। 545 में जो 543 हैं ये तो आपको लड़के गए हैं, और 2 जो हैं आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545 हैं, और अधिकतम पूछे तो 552 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 550 है, 2 इसमें नहीं दिया है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे कभी कभी आपको 552 भी देखने को मिलेगा, तो 552 ही आप ऑप्शन में मारिएगा, ठीक है। चलिए, और राज्यसभा में कितना होता है, तो राज्यसभा में अधिकतम हो सकता है आपको 250, ठीक है, राज्यसभा में 250 हो सकता है, और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 74 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को हम लोग प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और ये किस लिए मनाते हैं दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ये रमन प्रभाव के खोज के लिए मनाया जाता है प्रत्येक 28 फरवरी को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आधे अधूरे के लेखक कौन है। जी हाँ, ये लास्ट प्रश्न है, और जाते जाते जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए, है ना। बगल में जो लाल घंटी दिख रहा है ये आप ही के फ़ायदा के लिए है, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कल आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे ही लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आराम से आप 9 बजे जुड़ पाइएगा। तो आधे अधूरे जो हैं इसके लेखक कौन है, तो आधे अधूरे के लेखक जो है दोस्तों वो है मोहन राकेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका लेखक है ना। ये जो पुस्तक है आधे अधूरे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और ये कई बार आपको पूछा गया आधे अधूरे, तो मोहन राकेश हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा आज का 75 प्रश्न, और इसका ये आंसर दे दिया गया है ना। और तो जो लोग अगर इसका PDF चाहिए तो 250 का सहयोग करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर और भी आपको करेंट अफेयर हो गया, और भी जनरल नॉलेज हो गया, बहुत सारा आपको वहाँ पर PDF आपको दिया जाता है, ठीक है ना। पेडागोजी से संबंधित भी आपको वहाँ पर मिलेगा, DLED BEd से संबंधित, ठीक है। तो मात्र 251 का आपको सहयोग करना है इस नंबर पर, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर भी, इसी ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, उस पर आपको मैसेज कर देना है, भेज देना है, जहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF हो गया, वीडियो होगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बस एक ही बार करना है, बार बार ये सहयोग नहीं करना है ना। चलिए, और सीटेट की क्लास चल रही है ना, सीटेट आपका क्लास चल रहा है, तो जो लोग अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हो तो उनको बता दीजिए सीटेट की भी तैयारी आपकी चल रही है, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है आपका, ठीक है। और तो ये रहा आज का 17 नंबर टेस्ट आपका पूरा हो गया है, और इसमें हम लोग 75 प्रश्न देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए, क्योंकि ये कंबाइंड टेस्ट था, दोनों के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो 90% आपका बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए दोनों का कंबाइंड लिया जा रहा है। दोनों का एग्जाम तो BPSC ही लेगी, है ना। दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम है, बस 1-2 टॉपिक जो है वो ज़्यादा आपको प्रधानाध्यापक में दे दिया है और प्रधान शिक्षक में कम है। तो कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, है ना। आपके सिलेबस के अनुसार ही हम ले रहे हैं, और हम आपके फालतू काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अनुसार ही चलेगा, और बिल्कुल चलेगा। कल जो क्लास होगा
वो आपका डीएलएड बीएड से संबंधित आपका कल क्लास होगा। ठीक है, कल आपका रात में 9 बजे से डीएलएड और बीएड से संबंधित आपका कल क्लास होने वाला है रात में 9 बजे से। तो कल भी आप लोग जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाइव आप जुड़ सके। पीडीएफ के लिए ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें, ताकि आपको ये पीडीएफ भी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद सभी का।